वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। आज अपन 8th क्लास का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आखिर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है ना। आगे पॉलिटी कैसे काम करेगी, अपने कंट्री में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम अपनी कंट्री में कैसा है, ये अगर समझना है तो इस चैप्टर का समझना आपका बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपके आने वाली क्लासेस में पूरे टाइम चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आने वाली क्लासेस आपको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की डिफाइन यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन लॉ और डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री, किसी भी देश का रिटन लॉ या रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों है, बात सुनिएगा। मान लीजिए आज पूरी कंट्री में, अपने कंट्री में मतलब 125 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब वो 125 करोड़ लोग किस बेसिस पे काम करेंगे, है ना, किस बेसिस पे वो आगे आने वाली चीज़ें करेंगे। अब हो सकता है भाई एक ग्रुप उठा और सड़क पे जाके घूमने लग गया, डांस करने लग गया, तो उसकी वजह से दूसरे ग्रुप को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, ठीक है ना। 100 लोग रहते हैं और 60 लोग उठे सुबह फटाक से आप लोग 40 लोगों को परेशान करने के लिए, और वो आपकी कॉलोनी में क्या करने लगे, घूमने लगे, ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा करने लगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ लोगों के लिमिट के लिए, लोगों के लिए जो लॉ, बात कर रहा हूँ मैं पब्लिक, पीपल, कंट्री की पब्लिक या पीपल्स के लिए जो लॉ बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके लिमिट में, उसके दायरे में, उसके लिमिट में जब आप काम करोगे तो कंट्री का अच्छे से रन करेगा। इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, समझो चीज़ों को। आपके लिए क्या क्या राइट्स लिखे गए हैं, आपके कानून क्या हैं, आपको वो चीज़ पता है कि भी नहीं पता है। आखिर डेमोक्रेटिक कंट्री होता क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है, ये आपको पता है कि भी नहीं पता है, वो मैं अभी क्लियर करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। किसी कंट्री को रन करने के लिए, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने के लिए गवर्नमेंट के दायरे होते हैं। आइए समझ में, ऐसा नहीं है कि आपने सरकार बना दी तो सरकार, जिसने मतलब सरकार बना दी तो कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार उसको गोली मार देगी, नहीं। उसमें भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके क्या लिखे गए हैं, वर्क लिखे गए हैं, आपकी ड्यूटीज़ लिखी गई हैं, आपके राइट्स लिखे गए हैं। आई बात समझ में। इसके बाद अपन बात बढ़ेंगे आगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे नेपाल का, लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझ लो, एक ही रिलेशन हमेशा याद रखना। हर कंट्री वो जो डेमोक्रेटिक है उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री, डेमोक्रेसी की सीधी सी डिफाइन ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो क्या है वो गवर्नमेंट, सीधे ना डिफाइन देख लेना अच्छे से। मैंने बोला डेमोक्रेसी कंट्री क्या होती है, जो लोगों के राइट्स की बात करती है, जो इक्वलिटी प्रोवाइड करने की बात करती है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। डेमो मतलब लोग, और डेमोक्रेटिक मतलब पूरा ग्राफ वाली कंट्री। तो लोगों के लिए जो कंट्री बनाई गई है, लोगों के लिए जो बात करने वाली कंट्री बनाई गई है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सीधी सी बात है, अगर लोगों के लिए बात हो रही है तो कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होगा, तो हर वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी की, जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो उसके पास डेमोक्रेटिक कंट्री, वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। आई बात समझ में। कैसे, नेपाल का एग्जांपल लेते हैं। नेपाल जो है, नेपाल में क्या करा, मोनार्की सिस्टम था, राजाओं का शासन था। 1990 के वहाँ पे क्या, वो पहला संविधान बनाया गया। मतलब राजा ने अपने लोगों के लिए बात कर दी, राजा ने अपने लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात करी। 1990 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल में अभी मोनार्की सिस्टम था, लेकिन लोगों को ये चीज़ जमी नहीं कि हम किसी राजा के अंडर काम कर रहे हैं। लोगों को लग नहीं रहा था कि उनके राइट्स को कम्प्लीटली तरीके से इंप्लीमेंट करा जा रहा है, या उनके राइट्स के लिए सही तरीके से बात करी जा रही है। तो लोगों ने क्या करा, रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने जब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया तो फाइनली 2006 को, ये 3 स्टेप याद रखना, 1990 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फाइनली 2006 को नेपाल को क्या कर दिया गया, मोनार्की सिस्टम से हटा के रिपब्लिक कर दिया गया। मोनार्की सिस्टम मतलब राजाओं वाला शासन हटा दिया गया, और वहाँ पे क्या कर दिया गया, रिपब्लिक कर दिया गया। वहाँ पे राजतंत्र, लोकतंत्र ला दिया गया, मतलब सॉरी, वहाँ पे क्या ला दिया गया, लोकतंत्र ला दिया गया। वहाँ पे लोगों की बात कर दी गई, वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई वो। अब उसका जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई तो उसके लिए क्या होने लगा, फिर उसका होने लगा कि यार नहीं, अभी और कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों के लिए बनना जरूरी है। तो दूसरा संविधान कब बना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, नेपाल का 2015 में। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई है तो उसके पास संविधान जरूर होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं किसी के पास संविधान है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। वो मोनार्की सिस्टम भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, वहाँ तानाशाही भी हो सकती है। तानाशाही भी तो लोगों के लिए बात करेगा, कानून लाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बात करेंगे, अपन बात करेंगे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपने देश की बात करेंगे।
एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, सारी चीज़ समझ ली। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ मालूम है कि इंडिया में कौन सी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी। यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे? अच्छे से राज कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी, या जो भी जिस तरीके से उनकी पॉलिसी चल रही थी वो अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? अब ये चीज़ जब क्लियर होने लगी थी कि इंडिया से ब्रिटिशर्स को जाना है ना, तो वापस से राजाओं वाला टाइम तो आनी था, क्योंकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चलने शुरू हो गई थी। तो वापस से वो राजाओं वाला सिस्टम तो इंडिया में शुरू होना नहीं था। और इंडिया में वैसे भी गवर्नमेंट आने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट के प्लान्स जो थे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे। लोगों का दिमाग में आइडिया आ चुका था, फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में आइडिया आ चुका था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया में उनको आइडिया आ चुका था कि हाँ यार अपन भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ही पता लगने लगा कि इंडिया जो है अब आज़ाद होने वाला है, तो उसके लिए क्या करने लगा, उस समय पर क्या आया दिमाग में? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया। और वो आइडिया कब आया? 1946 में। सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। 1946 में आया। और संविधान, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बुलाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुलाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत नॉलेजेबल पर्सन, है ना। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी थी, उसके अंदर 7 मेंबर्स थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करा गया, अच्छी चीज़ें ली और अपने देश के लोगों के लिए राइट्स, कानून वाली बात करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और लगभग 300 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मेंबर थे, ठीक है ना। 300 लोग थे। और उनमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसके बाद में देखना अपन ये देखेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन इतना अपना भाई, अब देश का अपना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, लेकिन पूरी कंट्री, दूसरे जो देश हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बोलते हैं यार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अपन लोगों ने क्या करा, सफ़र बहुत करा है। अपन लोगों को मालूम है कि अपनी कंट्री में कौन कौन से कानून लोगों के लिए बात करनी है। अपन को मालूम है कि कौन से देश से कौन सी चीज़ें अपन को लॉ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी, कौन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। वो चीज़ अपन को मालूम है। क्यों? क्योंकि अपन लोगों को पता है ना कि अब अपना देश आज़ाद होने वाला है भाई, अब हाँ इस वाले एरिया वाले लोगों के लिए ये बात करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी रहता है? इसलिए जरूरी रहता है कि कहीं माइनॉरिटीज़ वाले जो लोग हैं वो दब ना सकें, है ना। माइनॉरिटीज़, मान लो जैसे देश में 80 करोड़ लोग अलग हैं, 20 करोड़ लोग अलग हैं, तो 20 करोड़ जो लोग हैं उनको दबाया ना जा सके, किसी के राइट्स का जो वायलेशन ना हो सके, ठीक है ना। सब लोग अपनी आवाज़ को, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड हो, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, मेजर एक फीचर था। और उसके 5 जो हैं पिलर्स बोले जाते हैं, फीचर्स बोल लो या फिर पिलर्स बोल लो, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर्स। कौन कौन से? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दिमाग लगा के सोचो, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आखिर क्या होता है? संघीय व्यवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं। फेडरलिज्म में क्या होता है? डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट अलग होगी। कोई मुद्दा ही नहीं उठता अब लड़ाई झगड़े का। अगर पूरे देश में एक ही तरह की गवर्नमेंट हो जाए तो कुछ स्टेट वाले बोले, आंध्र प्रदेश वाले बोलेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमें तो आप पूरे देश में क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हो, हमारे स्टेट का अलग काम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म में क्या कर दिया गया? डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपनी गवर्नमेंट का सिस्टम है, अपने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो अपने यहाँ पे ये बोलता है कि अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहेगी, अपने यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहेगी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करेगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहली चीज़ राइट टू वोट की बात आती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राइट टू वोट आपको ये देता है। और राइट टू वोट मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यहाँ पर पूरे देश में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसकी एज तो खैर 18 ईयर्स अबव है, लेकिन मान लो उसकी एज 19 है या चाहे उसकी एज 90 हो, 19 हो या 90, आपके वोट की उतनी ही वैल्यू होगी जितने छोटे वाले लोगों की होगी या बड़े नीची जाति के लोगों की, ऊंची जाति के लोगों की। आजकल तो वैसे चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट से क्या कर दिया, एक कंट्री में क्या कर दिया गया, पूरा एक समान मेजरमेंट ला दिया गया, इक्वल मेजरमेंट ला दिया कि सब लोग बराबर है, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर, कि आखिर पावर जो है वो अलग अलग कैसे होगी, गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेपरेट कर दी गई। वो कितने पार्ट्स में सेपरेट कर दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटा सा है, पोस्टर समझ लेना, लेजिस्लेचर, इसको मैं छोटा सा यहाँ लिख लेता हूँ,
लेजिस्लेचर, ठीक है ना। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेजिस्लेचर को बोलेंगे विधायिका, एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कार्यपालिका और जुडिशरी को बोलेंगे न्यायपालिका, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, अब जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को सेपरेट कर दिया गया। एक ही इंसान को सारी, एक ही गवर्नमेंट को सारी पावर दे दी जाए, एक ही बॉडी को सारी पावर दे दी जाए तो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, उसका मिसयूज़ नहीं करेगा क्या, इसीलिए क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया पावर को। लेजिस्लेचर बॉडी अलग कर दी गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग कर दी गई और जुडिशरी बॉडी अलग कर दी गई। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है, लेजिस्लेटिव बॉडी का सिंपल सा नाम, ये गवर्नमेंट की वो बॉडी होती है जो कंट्री के लिए लॉ बनाती है। आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ के लिए एक लाइन लिख लीजिए, मेकिंग ऑफ लॉ का काम, कानून बनाने का काम कौन करता है, लेजिस्लेटर करता है। अब कानून बन गया है, उसको पूरी कंट्री में क्या करना है, लागू करना है। लागू करने का मतलब एग्जीक्यूट करना है, तो वो कौन सी बॉडी करेगी, एग्जीक्यूटिव, है ना। एल से याद रखना मेकिंग ऑफ लॉ, है ना, और एग्जीक्यूट से याद रखना, एग्जीक्यूटिव से याद रखना एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। अब मान लो आपने कोई कानून बनाया, अब मेरी बात सुनो, कानून बना दिया, कानून लागू भी कर दिया भाई पूरे देश में, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने लागू भी कर दिया, लेकिन वो कानून को लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, वो कानून की कोई मान्यता नहीं है, तो वहाँ पे बीच में कौन आएगा, जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी बोलेगा आप उसको फॉलो करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आपके अधिकारों का क्या कराया जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, सीधी सी बात है कि आपके मूल अधिकार क्या हैं, किसी देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनके मूल अधिकार क्या हैं, कि बेसिक राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स तो ये हैं ही। वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले पूरे देश में सब लोग बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी इसमें प्रोवाइड करी गई। राइट टू फ्रीडम, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा, सीधी सी बात है ना, आप इस देश के नागरिक को, आपका राइट बनता है कि आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया को अभी प्रोविज़न अलग है लेकिन अब रह सकते हैं, आपका राइट बनता है कि आप पंजाब में चले जाओ, आपका राइट बनता है आप आंध्र प्रदेश में भी जा सकते हो, आपका राइट बनता है आप त्रिपुरा में भी जा सकते हो, आपका राइट बनता है गुजरात में भी जा सकते हो। तो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है ना, मेरी इच्छा में कहीं से भी कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मान लो आपका कोई शोषण कर रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें क्या होता है, मेन चीज़ इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग आती है ना, तो इसमें चाइल्ड लेबर वाला भी आता, आपसे ज़बरदस्ती कोई कुछ चीज़ नहीं करा सकता। मान लीजिए आपसे बड़ा कोई, अब आप इस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठा लीजिएगा, मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है, आपको बोल रहा है कि तू ये कर, ठीक है ना, और आप ज़बरदस्ती, आपकी इच्छा नहीं है, तो वो आपका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, आपसे ज़बरदस्ती वो चीज़, आपका क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आपसे ज़बरदस्ती वो चीज़ करवा रहा है, तो आपका ये राइट बनता है कि आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट जा सकते हो, है ना, आपका अधिकार है कि मैं अब उसके मतलब मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ कभी मत जाइएगा, वो कभी गलत नहीं होते, ठीक है ना, उनका कहना हमेशा सही होता है, ये चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। भले ही वो इनिशियल पर्पस पे वो गलत होगा, या मतलब इनिशियल पर्पस पे आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। मेरा रिलीजियस फ्रीडम और सेक्युलरिज्म को समझना बहुत थोड़ा सा मैचिंग है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मैं हिंदू हूँ, मेरा मन है 2 साल बाद अगर मेरे को अपना रिलीजन चेंज करना है, मेरे को क्रिश्चियन बनना है, मेरे को मुस्लिम बनना है, या फिर मेरे को पारसी रिलीजन को फॉलो करना है, तो मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे इस चीज़ से रोक नहीं सकता। सोचो अपना इतना बड़ा कंट्री है, इतना कंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, आपको जो करना है करो, बस आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मैं कोई सा भी धर्म जो है अपना सकता हूँ, मैं कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ। उसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मैं किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकता हूँ और मुझे पढ़ने का अधिकार है। अगर मैं पढ़ने गया और मुझे किसी ने रोका तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, और अंडर 14 की एज के तो मैं बिल्कुल 100% मेरे को पढ़ने का अधिकार है। मान लो अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई पढ़ने नहीं दे रहा, तो मैं उस पर केस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का अधिकार है। अब सोचिए, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने का ही अधिकार दे दिया, 135 करोड़ लोग पढ़ने का उनको अधिकार है। अब आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते तो वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और आखिरी ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मान लीजिए इन राइट्स में से आपके किसी राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू उनके ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, आप उनके खिलाफ जा सकते हो, है ना। और एक ऐसा भी प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और क्या बोलेगा सुप्रीम, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन, और कितनी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये फंडामेंटल राइट समझ में आए। फंडामेंटल राइट्स के बाद में आखिरी जो फीचर बचा है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म देखो, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम तो क्या है, मैं कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म मतलब अपने कंट्री में किसी भी रिलीजन को एक सिंगल यूनिफाइड नहीं करा है। मतलब अपनी कंट्री में
किसी भी रिलीजन को, पर्टिकुलर एक रिलीजन को कोई महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अपने कंट्री में सभी रिलीजन इक्वल है। सेकुलरिज्म में क्या लिखना है कि कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द कंट्री। ठीक है ना। तो सेक्युलरिज्म मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी धर्म के हो, आप इक्वल हैं और कोई धर्म किसी धर्म से ऊंचा नहीं है। अपने देश में सारे धर्म को बराबर रखा गया है। तो फिर धर्म के नाम पे क्या क्या करते हैं लोग, लड़ाई करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये मतलब सीधे जो, अगर आप जितना आप एजुकेशन गेन करोगे, जितना आप नॉलेज लोगे, आपको पता पड़ेगा यार ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है फिर देश में। ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा वायलेशन कहीं ना कहीं होता है, तो उस चीज़ को आप बाइकआउट करिए। ठीक है ना। तो मैंने कहा सेक्युलरिज्म मतलब किसी भी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, अपनी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ठीक है ना। फाइनल चीज़, गवर्नमेंट, सरकार और स्टेट मतलब मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ कंट्री का। सरकार और देश में क्या अंतर है? जैसा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में था ना रिलेशन, वैसे रिलेशन यहाँ पे। स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट है? स्टेट पे। स्टेट के बाद ही गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट के बाद स्टेट नहीं बनेगा। अब इंडिया है, उसके बाद ही तो गवर्नमेंट बनी। ठीक है ना। उसके बाद ही तो वहाँ पर पॉलिटिकल कुछ रूल लगाए जाएंगे, कुछ काम होगा। अब स्टेट, कंट्री ही डिसाइड नहीं है, कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं, और आपने सरकार बना ली, तो सरकार कौन बनाएगा भाई? कोई कंट्री तो होना चाहिए, है ना। तो उस कंट्री का अपन स्टेट, एक वर्ड यूज़ होता है कंट्री के लिए, देश के लिए स्टेट वर्ड यूज़ होता है। स्टेट यहाँ पर इसको राज्य में समझिएगा, पॉलिटी में कंट्री के लिए स्टेट वर्ड भी यूज़ होता है। तो ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेसिक था। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेपाल का केस देख लीजिएगा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर को जल्दी ही मैं अवेल कराऊंगा। बाय, टेक केयर। जब तक पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए।